हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का विज्ञान पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपका जो विज्ञान है वो 3 भागों में डिवाइड है। अभी तक आप लोग 8th क्लास और छोटी क्लासेस से बड़ी क्लास में आए हैं। सेकेंडरी सेक्शन कहलाता है 9th क्लास। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो आपका विज्ञान है वो कितने भागों में बटा हुआ है ना। आपकी किताब में विज्ञान के 3 पोर्शंस दिए हैं। एक है जीव विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। इसमें हमें किन बातों का अध्ययन करना है? सजीवों का अध्ययन करना है। सजीव कौन कौन होते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु और अन्य प्रकार के मनुष्य, है ना। इसी प्रकार से जो दूसरा भाग आता है वो कहलाता है भौतिक विज्ञान। इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? भौतिक चीजों का अध्ययन करना है, जैसे कि बल, गति, दाब, ऊर्जा, इस प्रकार की चीजों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिजिक्स। ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है वो कहलाता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। तो आपके विज्ञान में जो शुरू के 3-4 चैप्टर्स हैं वो केमिस्ट्री से लिए गए हैं, और मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाली हूँ आपके विज्ञान का। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, आयन और उनसे बने हुए बहुत सारे पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री से। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब हम कोई भी रसायन की बात करते हैं, रसायन को इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है ना वो केम से हुई है, केम। और केम शब्द लिया गया है कीमिया से, है ना। क्या होता है इसका मतलब? तो प्राचीन समय में जो मिस्र देश था, नाम याद रखना, मिस्र देश, जहाँ के पिरामिड बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो प्राचीन समय में मिस्र देश के लोग जो केमिकल्स का अध्ययन करते थे, रसायनों का अध्ययन करते थे, उन लोगों को कीमिया कहते थे। और मिस्र देश का पुराना नाम क्या था? केम। और केम नामक देश में रहने वाले लोग क्या कहलाते थे? कीमिया। तो जो कीमिया लोग थे वो क्या करते थे? वो परमाणु, अणु, धातु, तत्व, अधातु, इन सब बातों का अध्ययन करते थे। तो इन लोगों को कहा गया कीमियगार। प्रश्न आता है बड़ी कक्षा में 11th में कि कीमियागार क्या होते हैं। तो कीमियागार कौन होते हैं? कीमियागार मिस्र देश के निवासी होते हैं। मिस्र देश का पुराना नाम केम था, और इनको कीमियागार वो लोग होते हैं जो केमिकल्स का अध्ययन करते हैं। तो हमको कुल मिलाकर केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है परमाणु और अणु। तो 2 भागों में बटा है आपका चैप्टर। पहले हम परमाणु के बारे में सामान्य बातें जानेंगे और उसके बाद हम अणु का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं परमाणु से। परमाणु को इंग्लिश में कहा जाता है एटम, है ना। एटम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ए और टम। ए का मतलब होता है कैन नॉट, मतलब कि नहीं कर सकते। टम का मतलब होता है कट। तो दोनों शब्दों को मिक्स कर दो, कैन नॉट कट, यानी कि इसका अर्थ हुआ अनकटेबल, जिसको और अधिक भागों में काटा नहीं जा सकता या जिसको और अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता। हिंदी में अगर हम इस अनकटेबल शब्द का अर्थ जानना चाहें तो वो होता है अविभाज्य, ठीक है, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इन सब बातों के बारे में जो सारी विचारधाराएं थी कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, ये बात किसने बताई थी? सबसे पहले जो हमारे प्राचीन महर्षि थे, इनका नाम याद रखना, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने ये बताया था कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं जिस पदार्थ से मिलकर बनती है उस सूक्ष्मतम पदार्थ को कण कहते हैं, और वही कण कहलाता है परमाणु। उनका ये कहना था कि आप भले किसी भी चीज की बात करें, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में चौक है, और इस चौक को अगर कहा जाए कि भाई इसको तोड़ दो, तो हम इसको 2 भागों में तोड़ देंगे। और छोटा तोड़ना हो मतलब इसका बिल्कुल छोटा पार्ट इतना छोटा कर दो कि इसको फिर और अधिक भागों में बांटा ना जा सके। तो जैसे देखिए, चौक के जो कण होते हैं ये आपको ये दिखाई
कागज है ना। मान लीजिए हमारे पास में पेपर है, अब आपसे कहा जाए कि इस पेपर को काटो, तो हम इसको फाड़ेंगे 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, और फिर आपसे कहा जाए कि भाई अंत में इसको इतना बारीक कर दो कि इस पेपर को और अधिक भागों में डिवाइड न किया जा सके। तो किसी भी पदार्थ को इतने छोटे 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 भागों में डिवाइड करते चले जाएं कि अंत में एक ऐसा रूप बचे उसका जो और अधिक मात्रा में विभाजित नहीं हो सकता, वह भाग कहलाता है, वह सूक्ष्मतम कण कहलाता है परमाणु यानी कि एटम। तो इस एटम को महर्षि कणाद ने कण की संज्ञा दी, कण यानी कि पार्टिकल, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो इसलिए इनकी जो उपाधि थी, महर्षि कणाद का नाम कणाद नहीं था, ये तो उनको उपाधि मिली थी। उपाधि मतलब कि उनको इस नाम से प्रसिद्धि मिली थी, है ना। जैसे कि जो आपके एपीजे अब्दुल कलाम हैं, उनको मिसाइल मैन नाम से जाना जाता है ना। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू नाम से जाना जाता है। ऐसे ही उलुक मुनि को, नाम याद रखना, उलुक मुनि को महर्षि कणाद के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि महर्षि कणाद ने परमाणु को सूक्ष्मतम कण कहा। तो महर्षि कणाद की इस बात का समर्थन दिया एक और वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था पपुधा कात्यायान। ये नाम याद रखना, आपके 9th क्लास के साइंस में ये वैज्ञानिक का नाम दिया है। वैज्ञानिक तो नहीं बोल सकते इनको, ये भी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और महर्षि कणाद की बात का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने कहा कि हाँ भाई, जो उलुक मुनि जी हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि संसार में जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण से मिलकर बनते हैं, और इन सूक्ष्मतम कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात उसको और अधिक भागों में विभाजित बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो महर्षि कणाद और जो कात्यायन थे, इनकी इस बातों को कई सालों तक मान्य किया गया, और फिर बाद में वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डेमोक्रेटिक्स। इन्होंने भी महर्षि कणाद और पपुधा कात्यायन की बात का समर्थन किया। इनका भी ये कहना था कि भाई पदार्थ को आप लगातार विभाजित करते चले जाओ तो अंत में आपको एक ऐसा कण मिलता है जिसको आप और अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सारी प्राचीन बातें तो 18वीं शताब्दी तक बहुत ज्यादा मानी हुई, लेकिन बाद में 2 और वैज्ञानिक आए, जिसमें से एक का नाम था, नाम याद रखना, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर नाम के जो साइंटिस्ट थे, और एक नाम और इसमें बताया गया है, एंटोनी लेवोजियर और साथ में प्राउस्ट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे 2 नियम दिए थे, और इन नियमों के माध्यम से उन्होंने पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में विभाजित होने की संज्ञा दी थी। एंटोनी लेवोजियर और प्राउस्ट ने 2 नियम दिए थे। तो ये 2 नियम जो है वो आपके कोर्स में दिए गए हैं। इनका यह कहना था कि भाई परमाणु जब आपस में क्रिया करते हैं ना, तो परमाणु क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं और वो अणु कहलाता है। तो एंटोनी लेवोजियर और लुई प्राउस्ट द्वारा जो 2 नियम दिए गए हैं, उसको आगे हम पढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। तो हम शुरू करते हैं एंटोनी लेवोजियर द्वारा दिया गया पहला नियम। पहले नियम का नाम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। शब्द पे ध्यान देना, पदार्थ की अविनाशिता का नियम। अविनाशिता का मतलब क्या होता है? विनाश। विनाश का मतलब नष्ट होना, और अविनाश मतलब कि नष्ट ना होना। तो एंटोनी लेवोजियर ने ये कहा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ दोनों की मात्रा सदैव स्थिर होती है। बात समझ में नहीं आई होगी तो देखिए, जब भी हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जैसे ये देखिए मैंने एक समीकरण लिखा कि A + B = AB, है ना। ये है आपका एक रासायनिक समीकरण। हम लोग 8th क्लास से समीकरण पढ़ते आ रहे हैं। तो जो तीर का चिन्ह होता है ना, उस तीर के चिन्ह के इस तरफ जो पदार्थ लिखे जाते हैं उनको कहा जाता है अभिकारक, और तीर के चिन्ह के दाईं ओर जो पदार्थ लिखे जाते हैं उनको कहा जाता है उत्पाद। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद।
उत्पाद। तो एंटोनी लैवोसियर का ये कहना था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्रा और बनने वाले पदार्थ की मात्रा सदैव स्थिर होती है। या आपकी किताब की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इन्होंने कहा था कि जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये एक रासायनिक परिवर्तन है ना, कि भाई ए और बी जो था अलग अलग था, ये दोनों क्रिया करके बना लेते हैं ए बी, तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान का कोई परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमने ए को लिया 5 ग्राम और बी को लिया 10 ग्राम, तो जो आपका ए बी नामक उत्पाद बनेगा वो कितना बनना चाहिए? 15 ग्राम, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का रूप तो चेंज हुआ है परंतु उसका द्रव्यमान बिल्कुल आरक्षित है, सुरक्षित है। इसीलिए इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है, या इसको पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहते हैं कि भाई पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होते, केवल एक रूप से उसका दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। अब इस बात को मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, है ना। इसको हम मिटा देते हैं। आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए हमारे पास में एक कोनिकल फ्लास्क है ना, इसको बोलते हैं हम कोनिकल फ्लास्क। और इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर एक छोटी सी परख नली है ना, और इस छोटी सी परख नली के अंदर कोई द्रव भरा हुआ है। इस छोटी परख नली के अंदर भरे हुए द्रव को तो X नाम दिया, और इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हमने Y नाम दिया है, ठीक है। इसका नाम है Y, ये X नामक विलयन है और ये Y नामक विलयन है, ठीक है। और इसको हमने तार से बांध दिया है अच्छी तरह से, ठीक है, और इसका ये धागा बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इसको हमने कॉर्क की सहायता से अच्छी तरह से पैक कर दिया। समझ में आ गया कि हमारे पास में एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर छोटी सी परख नली है, परख नली के अंदर भी विलयन है, परंतु ये दोनों विलयन डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के। अब हमने क्या करा कि इसको सावधानी से पकड़ के तोल लिया, है ना, इसका वजन निकाल लिया, और जो भी वजन निकला उसको हमने लिख लिया। मान लो इसका पूरे का वजन निकला 50 ग्राम, है ना, ऐसे उदाहरण के लिए मानते अपन कि 50 ग्राम इसका वजन निकला। अब क्या किया, थोड़ी देर बाद इसको यहाँ से पकड़ा, है ना, और ऐसे ऐसे करके हम इसको घुमाते गए, तो क्या होगा, जब ये परख नली घूमेगी तो आड़ी तिरछी भी होगी, जिससे कि जो X विलयन है वो Y में और जो Y विलयन वो X में चला जाएगा। मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। मिक्स होने के पश्चात उन्होंने क्या देखा, वापस उसको सॉल्व करा, मतलब स्थिर रखा। मिक्स होने के पश्चात उन्होंने फिर से इसका वजन निकाल कर देखा, तो क्या देखते हैं वो, फिर से वजन कितना निकला, वही 50 ग्राम। यानी रासायनिक अभिक्रिया करने के पहले X और Y दोनों अलग अलग थे, परंतु जब दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों बन गए XY। तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के पश्चात दोनों का द्रव्यमान संरक्षित था, इसलिए ये जो उदाहरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। अब इसको मैं आपको केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझाती हूँ कि मान लीजिए कि X विलयन के स्थान पर हम लेते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का विलयन। इस परख नली में NaNO3 का विलयन भरा है ना, और ये जो बाहर की तरफ जो कोनिकल फ्लास्क है इसमें सिल्वर क्लोराइड का विलयन भरा हुआ है। मान लीजिए दोनों का वजन अलग अलग है, जो भी परमाणु भार है इनका वो सबका फिक्स है। अब हम समीकरण को कंप्लीट करते हैं, तो X के स्थान पे तो है NaNO3 और Y के स्थान पे है AgCl। इन दोनों की रासायनिक क्रिया हुई आपस में, तो क्या होगा पता है, ये Ag तो NO3 के साथ में मिल जाएगा और NaCl के साथ क्रिया करेगा। धातु हमेशा अधातु के साथ क्रिया करती है, तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात दोनों में द्रव्यमान का कोई अंतर नजर नहीं आता है, चाहे पदार्थ क्यों ना बदल गया हो। तो आपकी किताबी लैंग्वेज के हिसाब से नियम क्या है कि रासायनिक परिवर्तन संपन्न जब भी होता है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था हमारा पहला नियम, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। इसके बाद हम अगला नियम देखते हैं, दूसरा नियम
और द्रव्यमान संरक्षण का नियम था वो दिया था एंटोनी लेवोजियर ने। इन दोनों के नाम याद रखना। लुई प्राउस्ट का जो स्थिर अनुपात का नियम है वो पता है क्या है? बहुत सिंपल है कि पदार्थ चाहे किसी भी स्रोत से क्यों न लिया गया हो, उसका द्रव्यमान सदैव एक जैसा या एक समान होता है। पदार्थ चाहे वो किसी भी रूप में हो या यौगिक, चाहे वो पानी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, अमोनिया हो, ग्लूकोज हो, तो कोई भी यौगिक चाहे वो किसी भी स्रोत से लिया गया हो, उसका जो द्रव्यमान होता है वो सदैव स्थिर अनुपात में होता है। कैसे? तो इसका उन्होंने एक उदाहरण बताया कि मान लीजिए हमारे पास में है जल H2O, ठीक है। अब ये जो जल है, ये जल किन किन चीजों से मिलकर बना है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। अब हम इसको यदि बैलेंस करके देखें इसका समीकरण, तो हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार है, पर ऑक्सीजन एक ही बार है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 2 दूनी 4, तो ये देखिए 2। तो हाइड्रोजन के तो 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, मतलब अनुपात क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का? 2:1। या हम केवल H2O का सूत्र भी देखें तो हाइड्रोजन 2 बार है और ऑक्सीजन 1 बार है, मतलब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1। तो चाहे जल आप किसी भी स्रोत से ले आइए, चाहे आपके नल से आने वाला पानी हो, हमारे चिलर डैम का पानी हो, या मान लीजिए बारिश का पानी हो, या भोपाल का या इंदौर का या इंग्लैंड का पानी आप क्यों ना ले आए, हर स्थान के जल का सूत्र H2O होता है। और H2O में दोनों तत्वों का जो अनुपात है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, वो सदैव स्थिर होता है, यानी 2:1 होता है। अब आपकी किताब में क्या परिभाषा दी है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में स्थिर होते हैं, चाहे वो कोई भी यौगिक क्यों ना हो। तो ये बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, वातावरण के अंदर भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, 0.03% याद होगा आपको। इसके अलावा जो वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में CO2 गैस होती है, हमारे शाहजहांपुर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो या भोपाल की हो या हमारे पड़ोस के किसी गांव की CO2 गैस क्यों ना हो, आप CO2 को कहीं से भी ले आइए, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का प्रतिशत आपको क्या दिख रहा है? अनुपात 1:2। तो यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से क्यों ना लिया गया हो, उसमें तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर होता है। ये बात किसने बताई थी? लुई प्राउस्ट ने। तो ये दोनों नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इन्हें आपको कॉपी में लिखना है और इसे कंप्लीट करना है।